ही आगे का एंटीना है। इन दैट केस इसमें क्या होता है कि हमारे पास रिफ्लेक्टर और डायरेक्टर, ठीक, ये दो केस होते हैं। और एक हमारा फीडर होता है, उसमें मिडिल में एक फीडर होता है, एक लाइन, एक रॉड, जिससे हम लोग सप्लाई देते हैं, उसको पावर सप्लाई देते हैं। और उसके पीछे रिफ्लेक्टर एंड आगे डायरेक्टर। रिफ्लेक्टर की साइज लेंथ जो होती है वो बड़ी होती है, फिर फीडर होता है, फिर डायरेक्टर होता है। साइज में छोटे छोटे डिक्रीज करते हुए जाते हैं, एक रॉड टाइप की। मतलब कई सारे रॉड्स आप देख लीजिए, एक रॉड थोड़ा बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है। तो ये डायरेक्टर्स होते हैं। तो जो रिफ्लेक्टर का काम है, रिफ्लेक्टर का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन का मतलब किसी भी चीज़ को वापस करना। तो जो उसमें क्या होता है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ डायरेक्शनल एंटीना, ठीक। एक डायरेक्शनल एंटीना किसी एक डायरेक्शन में वो फोकस करेगा, ठीक, उसी डायरेक्शन से आपका सिग्नल आएगा। इसलिए हम लोग उसको हिलाते थे घर पर और एडजस्ट करते थे कि उस डायरेक्शन में हमको वो सिग्नल मिल जाए, ठीक, उसको मूव करते थे हम लोग। तो एक डायरेक्शन से आपका सिग्नल आएगा उस पर, और एक डायरेक्शन से वो भेजेगा जो भी है। तो रिफ्लेक्टर का काम था कि जो पीछे हमारा, अब उसमें इसको समझने के लिए हम लोग कहेंगे कि एक हमारा मेन लोब होता है, जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम हम लोग गेन होता है, एंटीना का रेडिएशन होता है, और उसके पीछे एक हमारा बैक लोब होता है जिसमें कम रेडिएशन होता है। तो उसका हमारा कोई फायदा नहीं होता। जो बैक लोब होता है उसमें हमारा कोई फायदा नहीं होता। इट इज़ अ टाइप ऑफ लॉस, ठीक है। मेन लोब की तरफ हम लोग अपना सिग्नल भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं EM वेव के थ्रू, ठीक है। मेन लोब EM वेव के फॉर्म में आपका सिग्नल जाता है वायरलेस में। तो उस बैक लोब को कम करने के लिए रिफ्लेक्टर लगाया गया है। उस बैक लोब को कम करने के लिए रिफ्लेक्टर लगाया, ताकि वो जो बैक लोब है वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर उस मेन लोब के गेन में ऐड हो जाए। डायरेक्टर का काम क्या है कि डायरेक्टिविटी बढ़ाना। डायरेक्टर का काम है डायरेक्टिविटी बढ़ाना। अब गेन और डायरेक्टिविटी में बहुत थोड़ा सा अंतर है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये हुआ हमारा एंटीना का कुछ बेसिक सा। इसमें आपके जो एंटीना के पैरामीटर्स होते हैं, वन इज रेडिएशन पैटर्न। रेडिएशन पैटर्न कहने का मतलब कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इन लीनियर स्केल और इन डीबी स्केल, ठीक है। उसका पावर इलेक्ट्रिक फील्ड इन नॉर्मल स्केल और इन डीबी स्केल, और मैग्नेटिक फील्ड इन लीनियर स्केल और डीबी स्केल। उसको हम दो फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है हमारा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, जिससे मैथ के फॉर्म में, इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक। एक होता है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ के फॉर्म में। जो हमारा रेडिएशन पैटर्न होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, इट शुड बी रिप्रेजेंटेड इन डीबी इन 3D मॉडल, ठीक, ना कि दो, हमारा 3 डायमेंशन में होता है। वो जो हमारा रेडिएशन पैटर्न होता है वो हमारा 3 डायमेंशन में होता है। और उस डायमेंशंस के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इलेक्ट्रिक पढ़ा है इस सेमेस्टर में, इलेक्ट्रिक पढ़ा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स? तो थीटा किसके बीच बनेगा? हाँ, ये जो एंगल टिप होता है ऐसे, वेरी गुड। ये जो एंगल जेड के डायरेक्शन में जो एंगल बनता है वो हमारा थीटा कहलाता है। एक्स के डायरेक्शन में अगर हम ऐसे मूव करते हैं तो वो हमारा फाई कहलाता है, ठीक। तो इस फॉर्म में हमारा आर इज रेडियस फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से रेडियस हमारा स्पेस कोऑर्डिनेट में जा रहा है, ठीक है। वो उस फॉर्म में हमारा रिप्रेजेंट होता है। ये हुआ हमारा रेडिएशन पैटर्न। अब उसको हम लोग डीबी में आइदर उसके मतलब मैग्नीट्यूड को हम डीबी में कन्वर्ट कर ले या नॉर्मल रिप्रेजेंट कर दें। इसके बाद हमारा सेकंड जो पैरामीटर्स होता है उसे हम लोग बीम ही कहते हैं, मतलब लोब्स। पहले हम
लोब समझते हैं। लोब अभी हमने बताया कि मेन लोब होता है जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम गेन रिप्रेजेंट होता है, मतलब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में ज़्यादा मूव कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में ज़्यादा मूव कर रहा है वो हमारा लोब कहलाएगा। और इसमें पेन ड्राइव लगा है मेरा, आप जब कभी ये सब्जेक्ट आएगा ना, हमारे बलानिस साहब की बुक है, सीए बलानिस उनका नाम है, उनको ही फॉलो कीजिएगा कभी भी, ठीक है, अच्छी बुक है, एक स्टैंडर्ड बुक है हमारी, ठीक है, हमारे हम ऑथर नहीं उसके, सीए बलानिस हैं, तो इसको देखिएगा आप लोग। फिगर को देखते हैं कि आपको ज़्यादा समझ में आएगा हमारे ऐसे समझाने से। तो जो आपका मेन लोब है दैट हैज बीन मैक्सिमम गेन, ठीक, जो एक डायरेक्शन में जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका फिगर जो दिख रहा है ऊपर वाला जो जेड डायरेक्शन में जा रहा है वो हमारा मेन लोब कहलाएगा। उसके बगल में देखिए जितने भी छोटे छोटे आगे यहाँ से डायरेक्शन में जा रहे हैं वो हमारे पूरे साइड लोब और बैक लोब कहलाएगा। साइड लोब और बैक लोब को मिलाकर आपका माइनर लोब कहलाते हैं, ठीक है, साइड लोब और बैक लोब को मिलाकर माइनर लोब आता है। साइड लोब और बैक लोब को मिलाकर माइनर लोब आता है, ठीक। तो बैक लोब जो होते हैं वो जस्ट उसके 180 डिग्री के अपोजिट होता है। उसके अलावा जितने भी लोब्स होते हैं वो हमारे साइड लोब्स में आते हैं। ये तो आपका एक तरीके से ना, अब इसको देखिए, ये हमारा, अब इसमें आता है बीम विड्थ। बीम, इसको हम लोग बीम भी बोलते हैं, ये जो लोब है इसे हम लोग बोलते हैं बीम, ठीक है। इसमें दो पार्ट्स में बीम को डिवाइड किया गया है, इसके पावर को। वन इज हाफ पावर बीम विड्थ। बीम विड्थ मतलब एंगल थीटा का वेरिएशन, थीटा का वेरिएशन, ठीक है। आपका पॉजिटिव वाई जेड से निगेटिव वाई जेड डायरेक्शन में कितना टोटल एंगल हो रहा है दो अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, उस मेन लोब के दो अपोजिट डायरेक्शन में कितना आपका एंगल हो रहा है पूरा थीटा का, वो हमारा बीम विड्थ कहलाता है। बीम विड्थ कैन बी कैलकुलेटेड इन टू टर्म्स, लाइक उसकी हम बात करें तो हमारा हाफ पावर बीम विड्थ होता है और फर्स्ट नल बीम विड्थ होता है, जिसमें एच बी बी डब्ल्यू होगा एंड एफ एन बी डब्ल्यू होगा, ठीक है। फर्स्ट नल, नल का मतलब ये होता है कि जहाँ पर हमारा कोई रेडिएशन नहीं होता है। नल का मतलब जहाँ कोई रेडिएशन नहीं होता है, जहाँ कोई पावर का वेरिएशन नहीं होता। आप देखिए यहाँ पर फिगर में एक मेन लोब है, उसके बगल में जो दो साइड लोब्स हैं उसके गैप में जहाँ पर कोई पावर आपका वेरिएशन नहीं हो रहा है ना, एक गैप, एक पॉइंट। इन दो पॉइंट के बीच में देखिए, फर्स्ट दोनों साइड लोब के बीच में जो पॉइंट गया है, ठीक, वहां से
टेंजेंट बनाएं उस मेन लोब पर और उसकी एंगल मेज़र करें, वो हमारा कहलाता है FNBW, फर्स्ट नल रिमूव। और इसी मेन लोब के जो मैक्सिमम पावर होगा दैट इज़ 1 ही होगा इसका पावर, ठीक है, लीनियर स्केल में। ठीक, जब हम उसकी पावर और गेन की हम बात करते हैं तो वो निगेटिव फॉर्म में अब तक घटते चला जाता है 1। उसका हाफ जहाँ पर आएगा लीनियर स्केल में हाफ 0.5 एंड डीबी स्केल में कितना होगा पावर का हाफ डीबी स्केल में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे? और गेन को अगर हम कन्वर्ट करें डीबी में तो कैसे करेंगे? दोनों सेम रहेगा, पावर और गेन का डेसिबल में कन्वर्जन कितनी होगी? 0.302 up to 0.302। इसको हम 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 3.02। ठीक, तो हाँ, क्योंकि वो हाफ है इसलिए वो माइनस में आएगा। ठीक है, तो -3 dB माइनस का यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है कि मैक्सिमम से 3 dB नीचे, मैक्सिमम से 3 dB नीचे। माइनस का ये मतलब नहीं वो निगेटिव में चला गया, ठीक है, वो निगेटिव में गया इसका मतलब नहीं वो मैक्स। अब हम कभी भी गेन को जब मेज़र करते हैं तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू से मेज़र करते हैं। तो आप कहीं भी देखे होंगे गेन हमेशा निगेटिव के फॉर्म में लिखा रहता है, गेन की वैल्यू मैक्सिमम जगह पर। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो निगेटिव में है, इसका मतलब ये है कि वो जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो उससे कितना कम है। ठीक, उससे कितना कम है। तो ये उस हाफ वैल्यू पर जब हम टेंजेंट बनाएंगे जो हमारा बीम विड्थ है वो हाफ पावर बीम विड्थ आएगा। इसके बाद दो प्लेन्स, आपकी दो फील्ड है इसमें, ये क्योंकि ये EM वेव है तो दो फील्ड्स होंगे, कौन कौन से? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, E और H। तो इसमें दो प्लेन्स होते हैं, E प्लेन और H प्लेन। इसमें जो E फील्ड होता है और H फील्ड होता है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक, तो आपको भी पता है। तो इस टाइप से एक हम पेपर के एंड पर, जैसे ये एक आपका वॉल है और ये आपका फ्लोर है, ठीक, ये फ्लोर है और ये आपका वॉल है। यहाँ पर ये हम मान लेते हैं कि हमारा ओरिजिन पॉइंट है, ये वाला, ओके, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है। तो जो ई प्लेन होगा वो हमारा पर नीचे इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। ठीक, मतलब पॉजिटिव z एंड नेगेटिव z डायरेक्शन में। एक्स जेड डायरेक्शन में जो होगा वो हमारा ई प्लेन होगा। ठीक, और जो इस डायरेक्शन में, अब इसमें इसको समझिए, एक आपका साइन वेव ऐसे जा रहा है और एक आपका साइन वेव ऐसे जाएगा। ठीक, इस प्लेन पर जो फ्लो होगा वो बढ़ते जा रहे हैं, एच प्लेन इस डायरेक्शन में जाएगा और ई प्लेन इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इस प्लेन पे जो आपका साइन वेव बनेगा वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, लेकिन उसमें पॉजिटिव क्या बोलेंगे उसको हम लोग, +x और -x, क्योंकि वो y एक्सिस पे बह रहा है। ये z है और आपका x, सॉरी उसकी हम बात करेंगे, ये z है। अगर इसको हम y मानते हैं, इसको हम x मानते हैं, ये पॉजिटिव x है, ये z है एंड ये y है। तो हमारा पॉजिटिव z और नेगेटिव z में ई प्लेन बनेगा और पॉजिटिव x और नेगेटिव x में एच प्लेन बनेगा। मतलब एक्स जेड प्लेन को जब हम देखेंगे, एक्स जेड प्लेन को, तो हमारा कौन सा हमको प्लेन मिलेगा, ई प्लेन या एच प्लेन? एक्स जेड प्लेन को अगर हम करते हैं, एक्स जेड एक्सिस पे अगर हम प्लेन ड्रॉ करते हैं तो कौन सा हमको मिलेगा, ई या एच? ई। ठीक, और एक्स वाई प्लेन पर एच प्लेन। ठीक, एक्स वाई प्लेन पर हमारा थीटा की वैल्यू कितनी होती है? थीटा नॉट 90 डिग्री। सो H plane should always calculate at theta is equal to 90 degree and
ई प्लेन, अब हम एक्स जेड प्लेन की बात कर रहे हैं, एक्स और जेड प्लेन की, तो फिर हमारा कौन सा एंगल इसमें रोल करेगा? फाइव। कितना? फाइव की वैल्यू क्या होनी चाहिए? फाइव बेटा ऐसे बढ़ता है इस प्लेन पर, जीरो, फाइव जीरो पर हमारा ई प्लेन होगा, थीटा 90 पर हमारा एच प्लेन। यही इतना है। इसके बाद इसमें अब जो हम स्लाइड दिखाएंगे उसमें कुछ हमारे ग्राफ्स होंगे आगे में। उस ग्राफ्स में एक हमारा रेडिएशन पैटर्न और उससे रिटर्न लॉस होता है। VSWR सुना है तो यूनिवर्सिटी में पढ़ा होगा। क्या होता है? कैसे निकालते हैं? इसकी वैल्यू कहाँ तक वैल्यू होती है? जीरो टू इनफाइनाइट। तो 0 से 1 के बीच में क्या होता है? रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। हाँ, उन्होंने सही कहा, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट जिसे हम टाउ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वो हमारा 0 से 1 होता है एंड VSWR 1 to इनफाइनाइट। तो 1 से जितना आगे आप दूर जाते जाएंगे, ठीक है, उतने ही VSWR, और इसको हम क्या होता है, किस लिए हम लोग मेजर करते हैं VSWR, क्या काम है, इसे पढ़ा समझाने लगाने के लिए ये वहां मैक्सिमम और कितनी मिनिमम क्या वो मैक्सिमम जैसे मैक्सिमम दो मैक्सिमम के बीच कितने डिस्टेंस पे पूरा मैक्सिमम आएगा, कितने डिस्टेंस पे मिनिमम आएगा, ये सब चीजें। ठीक, उससे क्या हमको फायदा होगा? हम लोग इसमें चार्ट के बारे में सुना है, ठीक, इसमें हम लोग क्या निकालते हैं, जो कितना मूवमेंट करें वो हमारा इस टॉपिक का एक ये सिनारियो है। मेरा रिसर्च वेहिकुलर पे था, लैंड पे था, वाटर और एयर पे नहीं किया मैंने। मेरा जो रिसर्च था इस लैंड व्हीकल्स के बीच में है। तो इस पर आपको दिख रहा होगा कि जो व्हीकल्स हैं, रोड साइड यूनिट्स, RSU हम लोग बोलते हैं, जो आपके बगल में लगे हुए ना बिल्डिंग्स, ठीक, इंफ्रास्ट्रक्चर इसको हम लोग बोलते हैं। और एक रोड साइड यूनिट्स भी, तो रोड के किनारे कहीं कहीं वो यूनिट्स लगे होते हैं, ठीक है। तो व्हीकल का कम्युनिकेशन व्हीकल टू व्हीकल और व्हीकल टू इंफ्रास्ट्रक्चर एक दूसरे से कितना प्रॉपर हो जाए, कितना अच्छा हो जाए, ताकि चलते हुए व्हीकल के टाइम पे उसका प्रॉपर लोकेशन, सबसे पहला तो उसका लोकेशन जो GPS के थ्रू आप लोग आगे करते हैं, ठीक है, वो या व्हीकल पर कभी कोई आपका कम्युनिकेशन होना है, मतलब जैसे आपका कई बार क्या होता है कि दो व्हीकल्स एक दूसरे के सामने जा रहे हैं, बहुत घना हो रहा है, आपने टर्न कर दिया, वो क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, क्रैश हो गया। तो ऐसे टाइम पर कम्युनिकेशन एक दूसरे से व्हीकल पर अगर हो, ये हमें पता रहेगा कि वो व्हीकल हमारे बगल में है, ठीक है। इन सब चीज़ों को कम करने के लिए हमारा ये सिस्टम है आपका। उसकी जो टेक्नोलॉजीज हैं, दैट वन इज DSRC, RFID, ऑटोमेटिक रडार सिस्टम, GPS एंड सम वायरलेस नेटवर्क्स। DSRC मीन्स डेडिकेटेड शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन, बहुत छोटे से डिस्टेंस की कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन, बहुत छोटे से डिस्टेंस के कम्युनिकेशन के लिए। और हम व्हीकल की बात करते हैं कि यहाँ पर तो इस DSRC पे जो फ्रीक्वेंसी काम करती है वो है 5.8 गीगाहर्ट्ज, 5.8 गीगाहर्ट्ज पर कम्युनिकेशन। अब जब हम इसकी बात करते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, एक सिंगल फ्रीक्वेंसी, चाहे आपका WLAN हो, चाहे आपका ब्लूटूथ हो, क्यों एक सिंगल फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, वो क्या होता है, वो फ्रीक्वेंसी हमारा क्या होता है,
रेजोनेंस का नाम सुना है? क्या होता है रेजोनेंस? उस एक फ्रीक्वेंसी पर हमारा गेन मैक्सिमम होता है, वो एक हमारा सेंटर फ्रीक्वेंसी कहलाता है। उसी सेंटर फ्रीक्वेंसी क्रॉस उसकी एक बैंडविड्थ होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो उसी एक फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, उसकी सब कुछ बैंडविड्थ होती है, उस पूरे बैंड के रेंज में होता है, लेकिन उस एक सेंटर फ्रीक्वेंसी पर हमारा वो ये मैक्सिमम होता है। तो ये सब कुछ आपके हैं ऑटोमेटिव रडार सिस्टम। ये ऑटोमेटिव रडार सिस्टम ही अभी इस समय का सबसे टॉपिक चल रहा है कि व्हीकल को क्रैश करने से कैसे रोका जाए, एक्सीडेंट होने से कैसे रोका जाए। ये रडार यही डिपेंड करता है। एक आपका व्हीकल चल रहा है, इन्होंने एक एंटीना डिज़ाइन करके रडार सिस्टम डेवलप किया, जिससे एक व्हीकल से दूसरे व्हीकल पर इको रिसीव करके, रडार का मतलब यही है कि आपने सिग्नल दिया, सिर्फ इको आया हमारे पास, उसको हमने रिसीव किया, वहाँ से हमें पता लगा है कि कितना दूर वो हमारा व्हीकल्स है, तो कितना बेहतर उसको और कर सकें ताकि वो हमारा जो एक्सीडेंट वाला जो सिनारियो है वो कम हो सके। और अभी तो कई सारे कंट्रीज़ में तो ऑटोमेटिक अपना खुद ही एक्सीडेंट होने वाला होता तो ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाता है अपनी व्हीकल्स में, तो डेवलप हो ही गया है कई जगह में। लेकिन वो सामने के लिए है, जब सामने हो तो आपका बगल से कोई गुजर रहा है उसके लिए भी ये चीज़, इस पर रिसर्च चल रहा है, ठीक है। तो ये कुछ DSRC के स्टैंडर्ड्स हैं, किस किस रेंज में काम करता है आपका। और फिर ये जो टेक्नोलॉजीज हैं उन सबके स्टैंडर्ड्स और फ्रिक्वेंसी बैंड्स हैं। इसके बाद हाँ, ये हमारे ITS के एप्लीकेशंस हैं बेसिकली। तो ये 4 ग्रुप में डिवाइडेड है हमारा ITS का सिस्टम: सॉफ्ट सेफ्टी, मोबिलिटी, कनेक्टिविटी, कन्वीनियंस एंड हार्ड सेफ्टी। तो पहले मोबिलिटी में अगर हम लोग बात करें तो उसमें ट्रैफिक अपडेट की हम बात करते हैं, रूट गाइडेंस की बात करते हैं, ऑफ बोर्ड नेविगेशन की हम लोग बात करते हैं, ट्रैफिक कैसा है आपका, ठीक, रूट्स कौन सा आपको फॉलो। ये भी हुआ है, ऐसा भी होता है, तो कभी कभी ऐसे रास्तों में जो आपको घना अंधेरा लगे, अकेले गाड़ी लेकर घूमना जाए, अगर अकेले जा रहे हैं तो, क्योंकि आगे पता नहीं है कि क्या हो सकता है, कैसा रास्ता है, क्या है, सिवा उस रास्ते को फॉलो ना करते रहें। इसके बाद कनेक्टिविटी एंड कन्वीनियंस की बात। कनेक्टिविटी एंड कन्वीनियंस में हमारे पास चलते चलते हम लोग मीडिया डाउनलोड कर ले या मीडिया देख लें, ठीक, वो सब चीज़ें आती हैं हमारे पास। एंड सॉफ्ट हार्ड सेफ्टी, ये हमारा स्टेज है। हार्ड सेफ्टी मतलब कि कैसे आपका कोई एक्सीडेंट होने से कैसे कोलिजन को अवॉइड किया जाए, मतलब दो व्हीकल्स के बीच में कैसे टकराव रोका जाए, या इमरजेंसी ब्रेक कैसे लगाया जाए वो। और ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, इसका कई बार व्हीकल में ब्लाइंड स्पॉट का मतलब ये होता है कि अगर आप ड्राइवर सीट पर हैं और इधर मिरर होता है, व्हीकल में इस साइड में मिरर होता है, पीछे से हम लोग देखते हैं तो जितना हमको दिखता है वो ठीक है, एक ऐसा जगह होता है जहाँ पर वो व्हीकल्स रहते हैं लेकिन हमको वो शीशे में नजर नहीं आते हैं, वो हमारा ब्लाइंड स्पॉट है। उस चीज़ को डिटेक्ट करने की सिस्टम है। हाँ, ये हमारा ऑटोमेटिव रडार सिस्टम है। एक कि आप कहाँ पर वेव का प्रोपगेशन क्या होना चाहिए और उससे कहाँ पर क्या आपको एप्लीकेशन मिलेगा। देखिए ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन में देखिए कहाँ पर है, ठीक है, वहाँ पर आपका लेन चेंज सपोर्ट सिस्टम, 2 टर्म्स हैं, SRR और MRR और LRR, ये 3 टर्म्स हैं। इसका फुल फॉर्म नहीं लिखा है। SRR का मतलब शॉर्ट रेंज, ठीक है, एंड LR का लॉन्ग रेंज, MR का मीडियम रेंज, ठीक। पार्किंग एड असिस्टेंट के लिए कहाँ पर आपका होना चाहिए व्हीकल में, आपका पार्किंग के लिए कितना रेंज होना चाहिए उस वेव को ट्रेवल करने के लिए। इसके बाद हाँ, उसके बाद आपका लेन चेंज सपोर्ट सिस्टम के लिए कि आप
क्योंकि आप जब लेन चेंज करते हैं तो आप ये देखते हैं कि आपके सामने कौन सी गाड़ी चल रही है और आपके पीछे कौन सी गाड़ी चल रही है। सबसे पहले तो पीछे वाले से बचाएंगे, आगे वाले तो हम लोग खुद बचा लेंगे, ठीक है, आगे वाले को हम लोग खुद बचा लेते हैं। पीछे वाले को बचाने के चक्कर में जब हम लेन चेंज करते हैं कि वो आगे निकल ना जाए स्पीड गैस में, इसलिए वो जो हमारा सिस्टम लगता है वो व्हीकल के पीछे लगनी चाहिए, ताकि हमारे पीछे वाले व्हीकल्स को हम लोग डिटेक्ट कर सकें वो कितना दूर है, हम उसको लेन चेंज करने के लायक नहीं। और बैकिंग अप का मतलब पीछे एक उसमें कई बार क्या होता है कि आपके सामने एक व्हीकल चल रहा है, आपने उसको बचाने के चक्कर में अचानक से ब्रेक मार दिया, है ना, आप तो बचा लिए उसको, पीछे वाला आपको ठोक दिया, वही होता है। उसको भी थोड़ा सा कम करने के लिए ये हमारा सिस्टम है। उन सब के लिए ये इस रेंज पर जो भी हमारा कोलिजन अवॉइडेंस है, एक्सीडेंट को जो रोकने के लिए ये सारी फ्रीक्वेंसीज हैं जिस पर अभी रिसर्च चल रहा है, जिसमें हमारे ये डिजाइनिंग या रडार सिस्टम डेवलप हो रहे हैं। Some waves, beacons respond that. Okay, radar beacons. तो you can use that in your project, minor project, कहीं से एक रिस्पॉन्स आया, जैसे ऑटोमेटिक जो कार ड्राइविंग सिस्टम बताया सर ने, उसमें क्या होता है, राडार सिस्टम लगा होता है व्हीकल के आसपास, जब भी कोई ऑब्जेक्ट उसके पास आएगा तो वो उसको रिस्पॉन्ड करेगा। यू कैन यूज दिस एप्लीकेशन इन मेनी वेज, बहुत सी जगह यूज कर सकते हैं, ठीक है। That principle also explore the automatic driverless car, उसमें भी यही एप्लीकेशन यूज होता है। You can also understand this the overall topic essence, the instrument landing system, कभी आपने सुना हो, जैसे बैड वेदर कंडीशंस में एरोप्लेन्स जब लैंड करता है ना, तो कैसे करता है, उसमें तो बहुत मुश्किल होता है, विजिबिलिटी वेरी लो होती है, तो स्ट्रिप के दोनों साइड राडार बेकन्स लगे होते हैं, वो उसको रिस्पॉन्ड करते हैं एंड द पायलट नोज कि कहाँ स्ट्रिप खत्म हो रहा है, कहाँ से टर्न लेना है, उसकी विजिबिलिटी वेरी लो है। सो द 2 points you can take, first is third is also important, time the wave that radiates from a radar strike a object and return to the beacon, that time also calculate the distance. So one more application you can include in your, so all these are very useful and the topic is very very important for all of you. So we are once again thankful to Dr. Nankishore and they are having good stand like the visit of Ujjain, Mahakal Darshan etc. So thank you sir, and we hope that you also visit some other times also to our college. Thank you very much. And special guest Dr. Nand Kumar Kishore for